नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पटवारी परीक्षा के लिए लगभग 30 दिनों का समय बचा हुआ है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, व्यापम द्वारा ली जाने वाली लगभग सभी परीक्षाओं में मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज होता है। 30 प्रश्न मैथ्स से पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाते हैं, तो कुल 45 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों की मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हमारे द्वारा एक बैच आरंभ किया जा रहा है। यह जो बैच होगा पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए ही होगा। यह बैच पूर्णतः ऑनलाइन होगा, जिसमें लाइव क्लासेस ली जाएंगी। 21 मार्च से बैच आरंभ होगा। समय होगा शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक। कुल 25 दिन क्लासेस चलेंगी। प्रतिदिन 2-2 घंटे क्लास होंगी, मतलब कुल 50 घंटे की क्लासेस होंगी यहां पे। ठीक, मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज आप देख सकते हैं, कुल 45 अंक का यहां पे वेटेज है। तो इस बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्लासेस अटेंड करनी है, सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। अब बात है मेन मुद्दे की बात पे। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर 25 दिन में अगर आप 2-2 घंटे भी क्लास लेते हैं तो 50 घंटे में पूरा मैथ्स और रीजनिंग कैसे कराएंगे। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि इन 25 दिनों में मैथ्स और रीजनिंग को कैसे पढ़ा जाए। अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो मैं कैसे आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, क्या रणनीति होगी मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने की। इसके अलावा एक प्रैक्टिस सीट भी सॉल्व करेंगे। 30 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सीट भी सॉल्व करेंगे, जो कि व्यापम के सिलेबस पर आधारित होगी। ठीक, तो आते हैं सिलेबस पे, मैथ्स और रीजनिंग के। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं रीजनिंग के सिलेबस की, तो व्यापम की परीक्षाओं में जो रीजनिंग का सिलेबस है ये बहुत कम है। आप आसानी से इन 25 दिनों में रीजनिंग के सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। गिने चुने 7-8 चैप्टर जो है आपको रीजनिंग में कवर करने हैं। जैसे बात करूं मैं लुप्त पद की, श्रेणी, सांकेतिक भाषा, अंग्रेजी वर्णमाला, रैंकिंग, दिशा ज्ञान परीक्षण, पासा, घड़ी, कैलेंडर, ये कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं जो कि रीजनिंग में आपसे पूछे जाएंगे, जो कि इन 25 दिनों में आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम जो आती है वो मैथ्स के साथ में आती है, क्योंकि मैथ्स का वेटेज जितना ज्यादा है सिलेबस भी उतना ही बड़ा है। अभी देखेंगे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनको कैसे डील करेंगे, अपन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रीजनिंग आप आसानी से इन 25 दिनों में पूरा कर लेंगे। बात करेंगे मैथ्स को कैसे इन 25 दिनों में बहुत अच्छी तरीके से किया जाए, जिससे आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। कोशिश यही होगी अधिकतम अंक 30 में आप प्राप्त कर सके मैथ्स में। तो अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की, तो आप देख पा रहे हैं गणित के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के। जैसा कि आपको पता होगा, व्यापम की परीक्षाओं में जनरली 150 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र होता है। प्रत्येक प्रश्न होता है 1 अंक का, मतलब कुल 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा। तो बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा की, तो पटवारी भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पत्र मिलेगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक का। गणित के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 अंकों के होंगे। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं देखिए, तो आप इकाई 1 यूनिट 1 में देख सकते हैं। टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला अगर चैप्टर देखेंगे इकाई 1 का, तो प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, मतलब देखा जाए तो संख्या पद्धति लिखा गया है। संख्या पद्धति से अगर मैं बात करूं कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लगभग 2 से 3 प्रश्न हर परीक्षा में संख्या पद्धति से पूछे गए हैं। लगभग सारे परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इकाई का अंक बताइए, शेषफल प्रमेय से प्रश्न पूछ लेता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर बात करूं अगले चैप्टर की, तो संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक एवं करनी, यहां से 2 प्रश्न की गारंटी है कि आपसे पूछेगा ही, एकदम गारंटी है, क्योंकि घातांक एवं करनी से प्रश्न बनना एकदम तय है। और वर्गमूल से भी जनरली 1 प्रश्न व्यापम पूछता ही है।
महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 प्रश्न की गारंटी है यहां से पूछा जाएगा ही। कभी कभी तो व्यापम यहां से 3-3 प्रश्न पूछा है। पटवारी 2016 का पेपर देखिएगा, केवल इसी चैप्टर से व्यापम ने 3 प्रश्न पूछे थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया। तो भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया से एक प्रश्न मान के चलिए पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक प्रश्न यहां से पूछता है। नेक्स्ट आता है औसत चाल समय दूरी, इसको इकाई 2 में देखेंगे। सिलेबस में 2 बार लिखा गया है, इकाई 1 में भी लिख दिया है, इकाई 2 में भी लिख दिया है, लेकिन इसको अपन इकाई 2 में देखेंगे। तो इकाई 1 से अगर देखा जाए तो कुल प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं? 3 यहां से, 2 यहां से, 5, 2 7 और 1 8, लगभग 8 प्रश्न जो है इकाई 1 से बनते हैं, लगभग 8 प्रश्न। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा बेसिक है देखा जाए तो। ये जो औसत चाल समय दूरी है इसको इकाई 2 में लिखेंगे अपन। ठीक, बढ़ते हैं इकाई 2 की ओर। इकाई 2 में आप देख पा रहे हैं बीजगणित के मूलभूत नियम और संक्रियाएं, 2 प्रश्न मान के चलिए यहां से पूछेगा। जो फॉर्मूले आप पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, जितने भी फॉर्मूले होते हैं वहां से 2 प्रश्न लगभग बनते हैं। एक चर और 2 चर वाले रैखिक या युगपत समीकरण, यहां से जनरली एक ही प्रश्न पूछता है। औसत चाल समय दूरी, ये लग रहा है आपको केवल एक चैप्टर, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा है ये। औसत कंप्लीट, ठीक, देखा जाए तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं देखिए। औसत, इसके अलावा जो चाल लिखा है उसी में कौन कौन सा आ जाएगा देखिए। समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव और धारा, इसके अलावा समय और कार्य, समय और कार्य, इसके अलावा पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, ये चैप्टर्स यहां पे पूछे जाएंगे आपसे। शॉर्ट में लिख दिया है औसत चाल समय दूरी, ये सारे चैप्टर्स यहां पे आएंगे। तो लगभग 6 से 7 प्रश्न मान के चलिए यहां से पूछे जाएंगे, क्योंकि समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि रेलगाड़ी से ही 3-3 प्रश्न पूछ लिया है व्यापम। अभी जो मंडी का एग्जाम हुआ था, मंडी इंस्पेक्टर का, वहां पे रेलगाड़ी से ही 3 प्रश्न पूछ लिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, औसत से प्रश्न बनना तय है। समय, कार्य, पाइप, टंकी, वहां से प्रश्न बनना तय है। तो 6 से 7 प्रश्न मान के चलिए बनेगा ही यहां से। तो आप देख पा रहे हैं 6 से 7 प्रश्न यहां, मतलब लगभग 10 प्रश्न यहां से बन जाएगा, लगभग 10 प्रश्न। अगर इकाई 3 की बात करूंगा मैं तो अनुपात समानुपात लिख दिया है, लेकिन यहां पे मिश्रण का प्रश्न भी पूछता है, क्योंकि अनुपात का ही तो एप्लीकेशन है मिश्रण। साझा का भी कभी कभी प्रश्न पूछा है, साझा मतलब पार्टनरशिप, लिखा है अनुपात और समानुपात, लेकिन मिश्रण और साझा को भी पूछा है, क्योंकि मिश्रण और साझा पूरा अनुपात का ही एप्लीकेशन है। तो मान के चलिए लगभग 2 प्रश्न पूछेगा ही यहां से। प्रतिशत, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, 3 प्रश्न मान के चलिए कंफर्म है, पूछता ही है। प्रतिशत, लाभ हानि, क्रय विक्रय मूल्य, लगभग बता रहा हूं 1 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 प्रश्न लगभग हर साल पूछा है। तो देखा जाए तो यहां पे 6 से 7 प्रश्न आपसे पूछेगा, 6 से 7 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। अगला इकाई की ओर बढ़ते हैं तो इकाई 4 में है रेखा और कोण, मतलब लाइन एंड एंगल। फॉर्मूले रेखा और कोण में नहीं आएगा। फॉर्मूला कहां पे आएगा? तो फॉर्मूला आता है 2nd और 3rd चैप्टर में। ये पूरा का पूरा 2D आकृति है और ये पूरा का पूरा 3D आकृति है। 2D मतलब द्विविमीय और 3D मतलब त्रिविमीय। जबकि रेखा एवं कोण में आपको रेखाओं के बारे में पढ़ना है और कोण के बारे में, अलग अलग प्रकार के कोण जो होते हैं। उसके बाद त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, ये पूरी 2D आकृतियां हैं, मतलब क्षेत्रफल चैप्टर हो गया ये। गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये 3D आकृतियां हैं, मतलब आयतन हो गया। तो लगभग 5 से 6 प्रश्न इकाई 4 से पूछता है हर साल। तो आप देख सकते हैं कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात यह आती है कि सर इन 25 दिनों में आप कैसे हमें पढ़ाएंगे मैथ्स और रीजनिंग को। तो रीजनिंग के बारे में चर्चा देखेंगे आगे। बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि रीजनिंग तो हो ही जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। 25 दिन में रीजनिंग मैं आपको कराऊंगा ही, हर कंडीशन में और बहुत अच्छी तरीके से। बात आती है मैथ्स की। अब देखिए मैथ्स को कैसे कवर करेंगे अपन।
अगर आप सोचेंगे कि एक एक चैप्टर पूरा पढ़ा जाए कि सर पहले संख्या पद्धति को स्टार्ट करो, संख्या पद्धति के पूरे कॉन्सेप्ट सिखाओ, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसमें, जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें सारे पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे, इसी में 6-7 दिन लग जाएगा एक चैप्टर में ही। क्योंकि संख्या पद्धति की अगर मैं बात करूं तो इतना बड़ा चैप्टर है, मतलब इसका कोई सीमा ही नहीं है। आप चाहें तो 1 महीना पूरा संख्या पद्धति को पढ़ सकते हैं, इतना कुछ है पढ़ने को, कभी खत्म ही नहीं होता। संख्या पद्धतियां पढ़ने बैठेंगे कभी खत्म ही नहीं होगा, इतना बड़ा चैप्टर है। लेकिन इन 25 दिनों में कैसे आपको कवर करना है, तो क्या करेंगे देखिए, प्रैक्टिस सीट केवल सॉल्व करना है आपको। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एक बैच हमारे यहां चल रहा है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज और अंग्रेजी लैंग्वेज, साथ में कंप्यूटर और करंट अफेयर, इन विषयों को लेकर तैयारी कराई जा रही है। लेकिन कुछ बच्चों की मांग थी कि सर मैथ्स और रीजनिंग का अलग से क्लासेस आरंभ कीजिए, हमको केवल मैथ्स और रीजनिंग ही करना है। तो उन्हीं की मांग को ध्यान में रखते हुए यह बैच लाया जा रहा है। ठीक, तो कैसे तैयारी करनी है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, आप प्रैक्टिस सीट केवल सॉल्व करेंगे। अगर आप एक एक चैप्टर में घुसेंगे, किस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ें, फिर यहां से क्वेश्चंस करें, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, आप पूरी तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। तो केवल प्रैक्टिस सीट सॉल्व करनी है। जैसे आज मैं कराऊंगा प्रैक्टिस सीट, उसी प्रकार से प्रैक्टिस सीट सॉल्व करनी है। जैसे देखा जाए तो इसको हटा दो इकाई 1 से, तो इकाई 1 में ये चैप्टर्स आप देख पा रहे हैं। इन सारे चैप्टर्स को लेके एक प्रैक्टिस सीट आप सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस सीट, वो प्रैक्टिस सीट लगभग 25 से 30 प्रश्नों की होगी, लगभग 25 से 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीट होगी। वो जहां पे वेटेज ज्यादा होगा उसका अलग से एक प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर लेंगे। उस प्रैक्टिस सीट को सॉल्व करने से होगा क्या, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, 25 से 30 प्रश्न होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चंस के साथ में बिल्डअप करेंगे। अलग से अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो टाइम ही नहीं है, तो जो कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं वो क्वेश्चंस के साथ में सीखने हैं। और गारंटी ले रहा हूं क्वेश्चंस उसी के आसपास रहेंगे, डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी क्वेश्चंस उसी के आसपास रहेंगे। तो एक प्रैक्टिस सेट जो आप करेंगे, मान लीजिए 25 से 30 प्रश्नों की, वो इन चैप्टर्स पे आधारित हो जाएगी। उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस सीट जो होगी, मान लीजिए आप इन दोनों चैप्टर को उठा लिए, क्योंकि चैप्टर 3 जो है ये बहुत लेंथी है। तो आपने क्या किया, बीजगणित के मूलभूत नियम, संक्रियाएं, साथ में एक चर और 2 चर वाले रैखिक या युगपत समीकरण को लेके एक प्रैक्टिस सीट सॉल्व किया 25 से 30 प्रश्नों का। दूसरे दिन आप ये कर लीजिए। तीसरे दिन क्या करेंगे, अब यहां पे बहुत सारे चैप्टर हैं, औसत है, चाल है, समय है, दूरी है। तो क्या करेंगे देखिए, समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा, इसको लेके एक प्रैक्टिस सीट सॉल्व हो जाएगी 25 से 30 प्रश्नों की। इसको लेके एक प्रैक्टिस सीट सॉल्व हो जाएगी और औसत की अलग से प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर लीजिए। तो 25 दिनों में आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी करेंगे तो 25-30 प्रश्न एक चैप्टर में बहुत होते हैं। तो यहां पे प्रतिदिन लगभग 25 प्रश्न, 20 प्रश्न या 30 प्रश्न, जितना भी हो पाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अपन करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा, ये तीनों मिलते हुए चैप्टर हैं, तो इनका एक प्रैक्टिस सीट होगा। समय, कार्य, पाइप, टंकी, ये मिलता हुआ चैप्टर है, तो इसका एक सीट होगा। औसत का अलग से प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर लेंगे। समझ आ रहा है? इस प्रकार से पढ़ने की रणनीति होगी, तभी जाके मैथ्स आपका बेहतर हो पाएगा। अभी समय कम है तो आप सोचेंगे पूरा डीप में जाके एक एक कॉन्सेप्ट को सीखें फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बेहतर तरीका है। जो बैच हमारे यहां चल रहा है उनमें बहुत सारे बच्चे इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मैथ्स बहुत अच्छी हो रही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इतने कम समय में और कोई तरीका नहीं है मैथ्स को कवर करने का। आगे बढ़ेंगे आप तो आप देखिए, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, साझा, इसको लेके एक प्रैक्टिस सीट, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये लगभग एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, इनको लेके एक प्रैक्टिस सीट। तो अगर देखा जाए तो कितनी प्रैक्टिस सीट हो गई, ये देखिए, एक प्रैक्टिस सीट ये हो गई। उसके बाद आपने क्या बोला, इन दोनों को मिला के एक प्रैक्टिस सीट 2 हो गई। ये देखिए, एक इसकी 3, एक ये हो गई 4, एक ये हो गई 5, एक ये हो गई 6, एक ये हो गई 7। 7 दिन में आपका इतना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, 7 दिन में केवल।
8वें दिन क्या करेंगे आप देखिए, एक दिन में आप इसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लीजिए 25 से 30 प्रश्नों की, फिर एक दिन आप इसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लीजिए और एक दिन आप इसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लीजिए। मतलब 11-12 दिनों में आपका सिलेबस एक बार पूरा हो गया। समझ आ रहा है? और बहुत अच्छे से हुआ है। आप खुद सोचो, रेखा और कोड के अगर आप 25 से 30 प्रश्न लगाते हो तो बहुत बड़ी बात है। 25 से 30 प्रश्न अगर आप 2D के लगाते हो तो लगभग सारे कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे। तो 12 दिनों में लगभग आपने क्या किया, एक बार सिलेबस को पूरा देख लिया है। जो मेन क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व कर लिए हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपने सीख लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद थोड़े से चैप्टर्स को बढ़ाएंगे और प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे। 2 इकाई को मिला के एक प्रैक्टिस शीट बना लेंगे, 2 इकाई को मिला के एक प्रैक्टिस शीट। उसके बाद अंतिम के 4-5 दिन जब बचेंगे क्लास के, उसमें पूरे सिलेबस का एक एक प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे। ऐसा करने से एक एक टॉपिक पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। आप खुद सोचिए, इकाई 1 के कितने सारे क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे, कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 25 दिन हैं, 25 से 30 प्रश्न आप डेली सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 घंटे की क्लास होगी। तो 25 से 30 क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व करेंगे, तो कितने सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे। सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, उनको ट्राई करेंगे आप। लगभग पटवारी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उसी के आसपास होंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस शीट बनेगी वो पूरा एनालिसिस करने के बाद बनेगी। जो पटवारी के पेपर्स हुए हैं या व्यापम द्वारा जो एग्जाम्स लिए गए हैं, उनका पूरा एनालिसिस करने के बाद ही प्रैक्टिस शीट बनेगी वो। तो ये एक अच्छा तरीका है, आप तैयारी को कर सकते हैं। तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। मेरा मानना है 1 दिन 2 दिन आप डेमो लेके देख सकते हैं। मंडे से स्टार्ट होगा बैच, शाम को 6:30 से 8:30, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मांग था कि जॉब उनकी रहती है तो मॉर्निंग में क्लास नहीं कर पा रहे हैं वो, तो उनको क्लास इवनिंग की चाहिए थी। तो उनकी मांगों को ध्यान में रख के ये बैच और इसका समय डिसाइड किया गया है। तो मेरा मानना है कि आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। आप 1 दिन 2 दिन क्लास लेके देख सकते हैं, आपको समझ में आए तो ज्वाइन करिए आप। ठीक, इसी प्रकार रीजनिंग का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग का सिलेबस बहुत कम है। ये देखिए, इतना ही है केवल। आप देख पा रहे हैं, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी मतलब सादृश्यता, आंकिक योग्यता। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न इत्यादि। एकदम गिने चुने चैप्टर्स हैं, आसानी से रीजनिंग हो जाएगा। ठीक, तो आप जो नंबर्स दिए गए हैं एक बार वापस से मैं आपको बता दे रहा हूं। ये बैच जो है 21 मार्च से आरंभ होगा, मंडे से। शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक का समय होगा। डिजिटल बोर्ड में क्लासेस ली जाएंगी, क्वेश्चंस आपके सामने आपको दिखेंगे, तो समय वेस्ट नहीं होगा प्रश्न को लिखने में। प्रत्येक दिन का PDF आपको दिया जाएगा। जो क्लासेस ली जाएंगी उसका PDF आपको प्रत्येक दिन का दिया जाएगा। वीडियो जो चलेगा वो आपको 24 घंटे के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। जो क्लासेस मैं लूंगा उसका वीडियो आपको 24 घंटे के लिए प्रोवाइड भी किया जाएगा। आप उस वीडियो को 24 घंटे में 2 बार 3 बार देख सकते हैं। जो थोड़ा बहुत डाउट होगा उस डाउट को आप दूर कर सकते हैं। तो 24 घंटे के लिए वीडियो भी आपके पास रहेगा, PDF आपको पूरी एज इट इज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, अधिक जानकारी के लिए आप ये नंबर्स दिए गए हैं, आप इनमें संपर्क कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं कि आप 25 प्रश्न, गारंटी दे रहा हूं इसकी मैं, कि आप 30 में से 25 प्रश्न तो बिल्कुल करके आएंगे। जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसी के आसपास ये 25 प्रश्न होंगे, गारंटी मैं दे रहा हूं। थोड़ी और मेहनत करेंगे तो मैथ्स के 30 में से ज्यादा भी कर लेंगे आप, और रीजनिंग भी आपसे बनेगा। ठीक, बहुत बड़ा वेटेज है। आप खुद सोचो, 150 में से 45 प्रश्न। पटवारी में जिले वाइज भर्ती होती है तो कट ऑफ जनरली थोड़ा कम ही जाता है, तो इन 45 प्रश्नों का बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक, चलिए, तो आज का जो मुद्दा था बैच को लेकर मैंने कुछ हद तक क्लियर किया है। रणनीति क्या होगी मैथ्स की, रीजनिंग की। ठीक, अब एक प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे जिसमें 30 प्रश्न है मैथ्स के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
उन प्रश्नों के आसपास के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी साथ साथ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, 50 संख्याओं का औसत 30 है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 50 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानों को 28 एवं 31 के स्थान पर 82 एवं 13 गलती से अंकित किया गया, सही औसत ज्ञात करें। ये ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, आपको बताना है सही औसत क्या होगा। तो बात आती है औसत क्या होता है। तो औसत के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर औसत होता है सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, लेकिन ये तो फॉर्मूला होता है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअल में औसत क्या होता है, मैं बोला औसत की परिभाषा बताओ कि औसत एक्चुअल में होता क्या है। क्या समझूंगा, जैसे मैं बोला 50 संख्याओं का औसत 30 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस बात को समझना है। तो आप बोलेंगे सर औसत का फॉर्मूला पता है मेरे को, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, लेकिन ये तो फॉर्मूला है ना, मैं तो बात कर रहा हूं औसत एक्चुअल में क्या होता है। तो औसत को एक बार समझेंगे कि औसत होता क्या है। देखिए औसत एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 3 सदस्य हैं, ए बी और सी, 3 सदस्य हैं। ए के पास है 5 रुपया, बी के पास है 10 रुपया और सी के पास है 15 रुपया। ठीक, एक परिवार में 3 सदस्य हैं, ए बी और सी। ए के पास 5 रुपया है, बी के पास 10 रुपया है और सी के पास 15 रुपया है। औसत क्या बोलता है, सभी मानों को जोड़कर, सभी मानों को जोड़कर, तो जोड़ दिया कितना आया 30। सभी मानों को जोड़कर बराबर बराबर बांट दीजिए, तो सभी मानों को जोड़कर बराबर बराबर तीनों में बांट दीजिए। तो देखिए 30 रुपया को तीनों में बराबर बराबर बांटूंगा तो ए को कितना मिलेगा 10, बी को कितना मिलेगा 10 और सी को कितना मिलेगा 10। सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक में बराबर बराबर बांट दीजिए, जो बराबर वाला हिस्सा होगा वही क्या होगा, औसत होगा। मतलब यहां पे औसत क्या होगा 10। समझ आ रहा है, औसत बोलता है सभी मानों को जोड़कर बराबर बराबर प्रत्येक में बांट दीजिए, जो बराबर वाला हिस्सा होगा वही क्या होगा, औसत। तो यहां पे सभी मानों को जोड़ा तो 30 रुपया आया, 30 रुपया को प्रत्येक में बांटा बराबर बराबर, तो ए को मिला 10, बी को मिला 10, सी को मिला 10, यही बराबर वाला हिस्सा क्या है, औसत है। तो जहां भी औसत बोलूंगा मतलब आपको क्लियर होना चाहिए वो बराबर वाला हिस्सा। ऐसा आप इमेजिन करेंगे कि अच्छा औसत है, सभी मानों को जोड़ा हूं, ठीक, जोड़ने के बाद कुछ आया होगा, उसको बराबर बराबर बांट दिया, ये जो बराबर वाला हिस्सा सबको मिला है वही क्या है, औसत है। अब इस प्रश्न को समझिए कितना आसान हो गया। 50 संख्याओं का औसत 30 है, 50 संख्याएं हैं जिनका औसत 30 है, मतलब 50 संख्याओं को आपने जोड़ा होगा, ठीक, जोड़ने के बाद जो आया होगा उसको 50 संख्याओं में बराबर बराबर बांटा होगा, ये जो बराबर वाला हिस्सा आया होगा ये कितना है, 30 है। ऐसा इमेजिनेशन में चलना चाहिए, तब तो पढ़ने का मतलब है। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे। समझ आ रहा है, इस क्वेश्चन के आसपास जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सभी मानों को जोड़कर बराबर बराबर बांट दीजिए, जो बराबर वाला हिस्सा होगा वही होगा औसत। तो यहां पे बोला 50 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब 50 संख्याओं को आपने जोड़ा होगा, जोड़ने के बाद उस योग को बराबर बराबर बांटे होंगे, तो ये बराबर वाला हिस्सा ही क्या है, औसत। मतलब ये बराबर वाला हिस्सा कितना आया है, 30 आया है। तो यहां से आप क्या बता सकते हो, 50 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब प्रत्येक को 30-30 मिला है। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं, 50 संख्याओं का योग बता सकता हूं। समझ आ रहा है, 50 संख्याओं का योग बता सकता हूं। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, 50 संख्याओं का योग। देखिए 50 संख्याओं का योग बता सकते हैं ना, प्रत्येक को 30-30 दिए हैं, तो आप बता सकते हैं 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 50 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। जैसे ये वाले एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं आपको 3 लोगों के पास औसतन 10 रुपया है, तो आप इमेजिन करेंगे 3 लोग हैं, उनका टोटल अमाउंट जो आया होगा उसको बराबर बराबर बांटे होंगे, तो प्रत्येक को 10-10-10 मिला होगा, तो टोटल कितना 10 इंटू 3। उसी प्रकार टोटल कितना 50 इंटू 30।
तो 50 संख्याओं का योग क्या है 1500, मतलब 50 संख्याएं क्या है मेरे को नहीं पता, क्या है 50 संख्याएं मेरे को नहीं पता, लेकिन इनको जोड़ने पे कितना आएगा 1500 आएगा। ये इसका मतलब है, एकदम कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको। 50 संख्याएं क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन इनको जोड़ने पे क्या आएगा 1500 आएगा। अब आगे क्या बोल रहा है देखिए, बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानों को 28 और 31 के स्थान पर 82 और 13 गलती से अंकित किया गया। मतलब जब उन 50 संख्याओं को आप जोड़े हैं तो 1500 आया, उन 50 संख्याओं में गलती से 82 और 13 लिख दिया गया है। ये देखिए, इन 50 संख्याओं में गलती से 82 और 13 लिख दिया गया है, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो संख्याएं क्या होनी चाहिए 28 और 31। मतलब संख्याएं होनी चाहिए 28 और 31, लेकिन गलती से उनको क्या लिख दिया गया है 82 और 13। जब 50 संख्याओं को मैं जोड़ रहा था तो उन 50 संख्याओं में दो संख्या 82 और 13 है, जो कि गलत है। उनके प्लेस पे क्या होना चाहिए था 28 और 31। इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा सही योग। तो आप क्या करिए 1500 में से घटा दीजिए किसको 82 और 13 को। ये देखिए 82 और 13 को घटा दिया, निकाल दिया 82 और 13 को। क्या ले आया, तो मैं ले आया 28 और 31 को, मैं ले आया 28 और 31 को। कितना आसान है, 1500 से जो गलती थी उसको हटा दिया, जो सही था उसको ले आया। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 1500 माइनस कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 8 और 1 9, ये कितना हो जाएगा 59। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा देखिए 1500 माइनस और प्लस घटेगा, 15 में 9 जाएगा कितना बचेगा 6, 8 में 5 जाएगा कितना बचेगा 3, यही आएगा। 95 में 59 जाएगा, चिन्ह होगा माइनस का क्योंकि बड़े वाले पे माइनस है। 15 में 9 जाएगा 6, 8 में 5 जाएगा 3, 1500 से 36 घटा दीजिए, 10 में 6 जाएगा 3, 9 में 3 जाएगा 6, 1464। ये आया सही योग। अब सही योग मिल गया तो सही औसत बता दीजिए, सही योग मिल गया तो सही औसत बता दीजिए। कैसे बताएंगे 1464 को भाग देंगे किससे 50 से। संख्याएं तो 50 ही है ना, 2 निकाले 2 लेके आए हैं। 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 4 और 6 बचा, 5 9 45, 1 और 4 बचा, 5 दूनी 10, पॉइंट कितना 8, डिवाइड बाई 10। अब एक जीरो है तो एक अंक दशमलव को घसका दीजिए, 29 पॉइंट कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 29.28 ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन सी में 29.28 है। समझ आ रहा है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे सर इतना मत लिखो ना, आप 82 + 13 इसको हटा रहे हैं, 28 + 31 को ला रहे हैं। आप सीधे ये बोलो कि सर 82 और 13 को निकालना है, मतलब 95 को निकालना है, 28 और 31 59 को लाना है, तो 95 को निकालना है 59 को लाना है। मतलब देखा जाए तो कितने का कमी हो जाएगा 36 का, वही तो लिखा हूं। लेकिन मेरा उद्देश्य सबको समझाना है, इसीलिए ऐसा लिख के बता रहा हूं। जो होशियार हैं, जो मैथ्स के हैं, वो सोचेंगे कि सर इतना लिखने से अच्छा है आप बोल सकते थे कि 82 और 13 को निकालना है, 82 और 13 95, 95 को निकालना है, 28 और 31 को लाना है, मतलब 59 को लाना है। तो 95 को निकालना है, 59 को लाना है, मतलब योग में कितने का कमी हो जाएगा 36 का, वही तो हो रहा है। लिख लोगे तो क्या हो जाएगा एक स्टेप, नंबर आपको सही मिलना चाहिए, एक नंबर पूरा मिलना चाहिए। वो तभी मिलेगा जब आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा। तो आंसर आएगा 29.28। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 480 सिक्के जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, उनका मान 5:3:1 में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, बोल क्या रहा है 480 सिक्के हैं जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। उनका मान दिया है, उनका मान मतलब उनका जो वैल्यू है, ध्यान रखिएगा उनका वैल्यू दिया है। ये देखिए देयर वैल्यूज आर प्रोपोर्शनल टू 5:3:1। समझेंगे, थोड़ा सा टफ प्रश्न है, थोड़ा सा समझेंगे। इस थैले में सिक्के हैं, सिक्के कौन कौन से हैं 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। ये 3 प्रकार के सिक्के इस थैले में हैं। ठीक,
टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? 480। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? 480 है। और उनका मान दिया है, मतलब उनका मूल्य दिया है 5:3:1 के अनुपात में। तो जब भी अनुपात दिया होता है तो आप क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो कैसे मानेंगे? तो आप मानेंगे 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना मान लेता हूं मैं? 5 के रुपए। मूल्य का मतलब तो यही होगा, कहने का मतलब 50 पैसे के सिक्के को जुटाऊंगा तो मेरे पास कितना रुपया हो जाएगा? 5 के रुपए। 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, तो 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 3 के रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार 10 पैसे के सिक्के का मूल्य, ये देखिए 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य, तो 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य हो जाएगा कितना? 1 के रुपए, ये हो जाएगा। ठीक, अनुपात को के मान लिया। एग्जाम में आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब दिया क्या है आपको? कुल सिक्के कितने हैं? 480। कुल सिक्के कितने हैं? 480। अब क्या करना है आपको? आपको जो मूल्य है उसको सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो गिवन होता है वहीं से के का मान निकलता है। अनुपात वाले से के मान लिए, अब जो गिवन है वहीं से के मिलेगा। तो देखिए कुल सिक्के कितने हैं? 480 हैं। ठीक, और यहां पे आपको 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य दिया है, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य और 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य। मतलब करना क्या है? आपको मूल्य को सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करना है। अब सुनेंगे बात को, कैसे मूल्य को सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं बोलूं 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूं, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। कितने रुपए हैं? 5 के। तो 5 के रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 5 के गुणा 2। मैं बोला 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो कितने रुपए हैं? 3 के। तो सिक्के कितने हो जाएंगे? 3 के गुणा 4। मैं बोला 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो आप बोलेंगे 10 होते हैं सर। तो 1 के में कितने हो जाएंगे? 1 के इंटू 10 इक्वल टू कितना? 480। बहुत आसान है। मैं बोला 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। कितना रुपया है आपके पास? 5 के। तो सिक्के कितने हो जाएंगे? 5 के इंटू 2, ये क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। उसी प्रकार ये क्या है? तो ये है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। और ये क्या है? तो ये है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है ये। टोटल संख्या सिक्कों की कितनी है? 480। सिंप्लीफाई कर दो, अब कुछ नहीं बचा। ये हो गया 10 के, ये हो गया 12 के, ये हो गया 10 के बराबर 480। तो ये हो जाएगा 32 के बराबर 480। तो के की वैल्यू 480 बटा 32, 32 एकम 32, कितना बचेगा? 1 और 6, 32 पंचे 160। तो के का वैल्यू कितना आ गया? 15। तो के का वैल्यू 15 आया तो बता दीजिए 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या हो जाएगी? तो आप क्या बोलेंगे? 5 के इंटू 2 ना, यही तो है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 5 गुणा 15 गुणा 2, 15 पचे 75, 75 दूना कितना हो जाएगा? 150। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 के गुणा 4, तो 3 इंटू 15 गुणा 4, 15 चौको 60, 60 त्रिका 180। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 के इंटू 10, और के का वैल्यू कितना बताए हैं? 15। तो 15 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 150। तो 150, 180, 150 देख लीजिए ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं। ठीक, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे, क्योंकि यहां पे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ लिया है। एग्जाम में जनरली आपसे पूछेगा कोई भी एक प्रकार का सिक्का कितना है, तीनों प्रकार के सिक्के आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे फिर, इसीलिए ऐसा नहीं करेगा वो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसी धनराशि पर 5%
वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तब वह धनराशि क्या है? बहुत बार पूछा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया होता है। तो सीधे एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है 2 वर्षों के लिए, यह होता है PR² डिवाइड बाई 10,000। यह फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का। लेकिन यह तभी अप्लाई होगा जब समय कितना होगा, 2 वर्ष। अगर 3 वर्ष होगा तो यह अप्लाई नहीं हो पाएगा। समय 2 वर्ष होगा तो सीधे सीधे CI और SI के डिफरेंस का ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या दिया है, देखिए ये अंतर आपको कितना दिया है, 15 रुपया। P का वैल्यू कितना दिया है, तो P का वैल्यू पूछा है। R का वैल्यू कितना दिया है, तो देखिए R का वैल्यू दिया है 5%, तो ये हो जाएगा 5 × 5 बटा कितना हो जाएगा, 10,000। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, देखिए 5 से कट करिए, 5 दूनी 10, कितना आया 2000, 5 चौको 20, कितना आया 400। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, मतलब 6000 आ जाएगा P का वैल्यू। देख लीजिए ऑप्शन C में 6000 लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब समय कितना होगा, 2 वर्ष। अगर समय 2 वर्ष नहीं है तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला कहां से आता है, तो अगर देखा जाए तो फॉर्मूला कहां से बनेगा, देखिए तो CI माइनस SI। CI कैसे निकालते हैं, तो CI का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, P1 + R/100 का पावर n माइनस P। ये है CI का फॉर्मूला, ये CI का फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज। और SI का फॉर्मूला तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, P × R × n/100। ये है SI का फॉर्मूला, ये है CI और ये क्या है SI। आप ये मत बोलिएगा सर -P क्यों किए हैं। अगर -P नहीं करेंगे तो ये मिश्र धन है। अगर केवल आप इतना बोलेंगे P1 + R/100 की पावर में n, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। इसमें से मूल धन को माइनस करते हैं तब निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां पे अगर समय आप 2 वर्ष रखते हैं, अगर आप समय यहां पे 2 वर्ष रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं तो आगे जाके आपको मिलेगा CI माइनस SI बराबर P × R² डिवाइड बाई 10,000। ये फॉर्मूला यहीं से निकलता है। आप चाहे तो n का वैल्यू 2 पुट करके देख लीजिएगा, P को कॉमन निकालिए, n का वैल्यू 2 पुट करिए, सिंप्लीफाई करिए तो CI माइनस SI आपको मिलेगा P × R² डिवाइड बाई 10,000। तो P दे देगा तो R पूछेगा, R दे देगा P पूछेगा। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं CI माइनस SI का वैल्यू कितना दिया है, 15, R दिया है, P पूछ लिया है। कभी P देगा तो R पूछ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली 2 वर्ष के लिए ही ये प्रश्न बनता है, 3 वर्ष के लिए नहीं बनता है। और 2 वर्ष में सीधे सीधे आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन A से प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरे स्टेशन B पर 11 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन B से प्रातः 8 बजे चलना प्रारंभ करके स्टेशन A पर सुबह 11:30 बजे पहुंच जाती है। बताइए दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी या कितने बजे मिलेंगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। देखिए सारे प्रश्न मैंने बहुत अच्छे लिए हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएंगे। एक रेलगाड़ी A से प्रातः 7 बजे, ये देखिए A से प्रातः 7 बजे, ये देखिए सुबह 7 बजे निकलती है और दूसरे स्टेशन B पर पहुंच जाती है कितने बजे, तो 11 बजे प्रातः B पर पहुंच जाती है। जबकि दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन B से प्रातः 8 बजे, दूसरी वाली B से प्रातः 8 बजे निकलती है और स्टेशन A पर सुबह 11:30 बजे पहुंच जाती है। सुबह 11:30, मान लो ये रेलगाड़ी क्या है, इसका नाम मैं X बोल दिया और इसका नाम मैं Y बोल दिया। तो 2 रेलवे स्टेशन है A और B। A से 7 बजे निकली, पहुंच गई 11 बजे, B पे 8 बजे निकली, 11:30 बजे पहुंच गई। बोला है कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। अब एक बात समझो, कहीं पे भी दोनों रेलगाड़ियां मिले, जैसे मान लो यहां पे दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं, तो X कितना दूरी चलेगा, तो आप बोलेंगे सर X इतना दूरी चलेगा, और Y कितना दूरी चलेगा, तो आप बोलेंगे सर Y इतना दूरी चलेगा। मान लो यहां पे मिलते हैं तो
तो आप बोलेंगे सर x इतना दूरी चलेगा और y इतना दूरी चलेगा। मान लो यहां पे मिलते हैं तो आप बोलेंगे सर x इतना दूरी चलेगा और y इतना दूरी चलेगा। कहने का मतलब है कहीं पे भी दोनों मिलें, कहीं पे भी दोनों मिलें, x के द्वारा चली गई दूरी और y के द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग क्या होगा, a और b के बीच की दूरी होगी। वापस से बोल रहा हूं, कहीं पे भी दोनों मिलेंगी, a के द्वारा चली गई दूरी और b के द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग क्या होगा, a और b के बीच की दूरी होगी। ठीक, तो सबसे पहला जो यहां पे लाइन लिखेंगे आप, मान लीजिए a और b के बीच की दूरी नहीं दिया है तो मान लीजिए 1 किलोमीटर, मान लीजिए नहीं दिया है तो पहली लाइन यहां पे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, a के द्वारा चली गई दूरी प्लस b के द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना, 1 किलोमीटर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं रायपुर से निकला, मान लीजिए मैं रायपुर से निकला हूं, आप बिलासपुर से निकले हैं, रास्ते में कहीं पे अपन मिलते हैं, आप और मैं रास्ते में कहीं पे मिले हैं, मतलब मेरे द्वारा चली गई दूरी प्लस आपके द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग क्या होगा, रायपुर से बिलासपुर के बीच की दूरी। वही बात बोल रहा हूं। अब दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय, दूरी होती है चाल इंटू समय, तो चाल इंटू समय a का प्लस चाल इंटू समय b का बराबर 1 किलोमीटर। x और y बोल दीजिएगा, यहां पे गलती से मैं a और b बोल दिया हूं, ठीक है, रेलगाड़ी a और रेलगाड़ी b, ठीक, a और b मान के चल रहा हूं। तो रेलगाड़ी a की दूरी प्लस रेलगाड़ी b द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग क्या हो गया, a दूरी क्या होता है, चाल इंटू समय, दूरी हो जाएगा चाल इंटू समय। ठीक, अब चाल क्या है, समय क्या है, कुछ पता ही नहीं है, ना तो चाल दिया है ना ही समय दिया है, तो एक एक करके पता करना पड़ेगा आपको। ना तो चाल पता है ना ही समय पता है। मान लो अगर यहां पे दोनों मिलती हैं, इसका मतलब इतनी दूरी तय करने में रेलगाड़ी A कितना समय ली है और इतनी दूरी तय करने में रेलगाड़ी B कितना समय ली है, वही समय यहां पे आएगा। और चाल A की कितनी है और B की कितनी है, यह भी नहीं पता। तो चाल पहले कैसे निकालेंगे, चाल को समझो कि चाल कैसे निकालेंगे। तो देखिए A की चाल आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको दिया है, देखिए दूरी कितना दिया है, तो दूरी 1 किलोमीटर और समय कितना दिया है, तो रेलगाड़ी A जो है इस 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना घंटा ली है, 4 घंटा। 7 बजे निकली है और 4 घंटे मतलब 11 बजे पहुंच गई है। दूरी पता है, समय पता है, तो आप क्या बता सकते हैं, आप बोलेंगे सर A का चाल मिल गया मेरे को, दूरी बटा समय, तो A का चाल तो मेरे को मिल गया कितना, A बटा 4। इसी प्रकार B का चाल मिलेगा, ये देखिए B का चाल मिलेगा किसका, B का। कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर B के बारे में भी मेरे को पता है कि दूरी कितना है, 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर की दूरी के लिए समय कितना लिया है B, तो B कितना समय लिया है, देखिए तो 8 बजे निकली और 11:30 पहुंच गई। 8 बजे निकली और 11:30 पहुंच गई, कितना हो गया, 9, 10, 11, 11:30 मतलब 3.5 घंटा। समय कितना, 3.5 घंटा मतलब 7/2 घंटा। तो यहां से चाल बता दीजिए, चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, तो यहां से 2a/7 आ जाएगा। तो इसका चाल कितना मिल गया, 2a/7। अब बात आती है किसकी, समय की, बात आएगी किसकी, समय की आएगी। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। ठीक, बहुत आसान था। सबसे पहले आपने क्या किया, दूरी का योग बराबर A और B के बीच की दूरी, स्टेशन A और B के बीच की दूरी, ये आपने बहुत अच्छी से समझा है। मैं रायपुर से निकला, आप बिलासपुर से निकले हैं, रास्ता में कहीं पे अपन मिलते हैं, इसका मतलब मेरे द्वारा चली गई दूरी और आपके द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग होगा रायपुर और बिलासपुर के बीच की दूरी। तो कहीं पे भी दोनों मिलेंगे, A के द्वारा चली गई दूरी और B के द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। वही लिख दिया। दूरी होता है चाल इंटू समय, A का चाल इंटू समय, B का बराबर A। अब चाल कैसे निकलेगा, तो A जो है 1 किलोमीटर की दूरी, मतलब A से पहुंच गई कहां पे, B। 1 किलोमीटर की दूरी को वो 4 घंटा में तय करती है, तो चाल क्या होगा, दूरी बटा समय, A बटा 4। उसी प्रकार B का चाल कैसे निकालेंगे, तो B जो है 1 किलोमीटर का दूरी को 3.5 घंटा में तय करती है, तो आप बता सकते हैं दूरी बटा चाल, दूरी A हो गया, चाल 7/2, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया 2a/7। ठीक, यहां तक की कहानी आपको एकदम क्लियर होगी। अब बात आती है समय की, समय कैसे निकालेंगे। ठीक, समय का ही खेल है। अब
समय को मैं कैसे मान रहा हूं थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि समय को लेके थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं मान रहा हूं कि माना रेलगाड़ी ए, ठीक, 7 बजे के बाद x घंटा चली और रेलगाड़ी B से मिल गई, ये मैं मान लिया हूं। क्या मान रहा हूं? माना रेलगाड़ी ए 7 बजे के बाद x घंटा चली और रेलगाड़ी B से मिल गई। इसका मतलब 7 बजे के बाद x घंटा चली है और B से मिल गई है। मतलब मिलने से पहले कितना घंटा चली है? x घंटा। अब 7 बजे वाली अगर x घंटा चली और मिल गई तो 8 बजे वाली कितना घंटा चलेगी? x - 1। यह समझना था आपको। अब बोलेंगे सर कैसे x - 1 लिखे हो? तो इस बात को समझो। मैं 7 बजे निकला, आप 8 बजे निकले, अपन रास्ता में मिले हैं 12 बजे, तो मैं कितना घंटा चला? 5 घंटा, जबकि आप कितना घंटा चले? 4 घंटा। जो लेट निकलता है उसको कम घंटे चलना है। मैं 7 बजे निकला हूं, आप 8 बजे, अपन रास्ता में मिले हैं 12 बजे, तो मैं कितना घंटा चला? 5 घंटा। और आप कितना घंटा चले हैं? 4 घंटा। उसी प्रकार 7 बजे वाला x घंटा चला तो 8 बजे वाला कितना चलेगा? x - 1। सिंप्लीफाई करते हैं, a को बाहर निकाल दीजिए जिससे दोनों साइड से a और a कैंसिल हो जाए। तो यहां कितना बचेगा? देखिए 2/7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x/7 - 2/7 बराबर a और a हो गया कैंसिल। सिंप्लीफाई करते हैं, 7x + 8x कितना हो जाएगा? 15x डिवाइड बाई 28। यहां पे एक बचा है तो एक में 2 + 7 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? देखिए एक में 2/7 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? देखिए 15x डिवाइड बाई 28, ये कितना हो जाएगा? 9/7, 7 से काटिए तो x का वैल्यू कितना आ गया? 36/15। 36/15 किसमें आएगा? घंटे में। क्या माना था आपने? 7 बजे के बाद x घंटा चली और मिल गई। अब ये तो आपका फ्रैक्शन में आ गया, तो आप क्या करिए? 15 से 36 को भाग दे दीजिए, 15 दूनी 30, कितना आया? 6। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 सही 6/15 घंटा। अब ये 2 पूरा घंटा है, 6/15 घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये देखिए कितना आ जाएगा? 2 घंटा और 24 मिनट। ये आप काम कर लेंगे भाई, 2 घंटा और 24 मिनट। कहने का मतलब यह हुआ कि 7 बजे के बाद 2 घंटा और 24 मिनट रेलगाड़ी ए चली और मिल गई बी से। तो 7 बजे में 2 घंटा 24 मिनट जोड़ेंगे तो समय हो जाएगा 9:24। तो अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समझेंगे, पीछे आगे करके थोड़ा देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। सेम ऐसा ही प्रश्न एक पूछा गया था अभी फूड इंस्पेक्टर में, वो इससे आसान था। ये समझ में आ गया होगा। तो उसमें तो और कुछ था ही नहीं, उसमें तो चाल आपको दे दिया था, दोनों के बीच का दूरी भी आपको दे दिया था। यहां पे पहुंचने का समय क्यों दिया है? पहुंचने का समय इसीलिए दिया है ताकि आप जो हैं वो दूरी के पद में चाल को बता पाएं। दूरी 1 किलोमीटर कितना घंटा में? 4 घंटा में। दूरी 1 किलोमीटर कितना घंटा में? 3.5 घंटा में। तो दूरी पता है और समय पता है, तो चाल आप बता पाएंगे दूरी के पद में, जिससे दोनों साइड से दूरी क्या हो जाएगा? कैंसिल। x निकालेंगे, x कितना आया? तो x आया 2 घंटा 24 मिनट, मतलब 7 बजे के बाद 2 घंटा 24 मिनट, तो 9:24। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। यह बन जाना चाहिए। समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, लेकिन यहां पे चाल क्या हो जाएगी? सापेक्षिक चाल, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है? गति हो रहा है। तो चाल को क्या बोल दूंगा? सापेक्षिक चाल। अब समय क्या होता है यह मैंने पहले के वीडियोस में बताया है। समय बराबर दूरी बटा सापेक्षिक चाल। समय कितना हो जाएगा? 36 सेकेंड। दूरी इस केस में क्या हो जाएगा? तो पहले वाले की लंबाई a और दूसरे वाले की लंबाई भी कितना? a। क्यों a + a होगा? यह मैंने पहले के वीडियोस में एकदम क्लियर किया है। किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी
सुरंग को या किसी खड़ी रेलगाड़ी को पार करने में दूरी क्या होती है? किसी खंभे को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को, किसी कुत्ते को पार करने में दूरी क्या होती है? सारी बातें बता चुका हूं। अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हैं। रेलगाड़ी के चैप्टर का एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, बाकी ध्यान रखिएगा, दूरी यहां पे हो जाएगा दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग, a प्लस ए। अब सेम दिशा में जा रही है, ये देखिए एक ही दिशा में जा रही हैं, तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी? -46 माइनस कितना? 36। ये किसमें है? मीटर में। ये किसमें है? सेकंड में। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? मीटर प्रति सेकंड में। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब कुछ नहीं बचा प्रश्न में। ये हो गया 36। समय कितना है भाई? 36 है ना, समय है 36। तो ये हो जाएगा 2a, कितना आ जाएगा? 36 46, कितना बचेगा? 10 गुणा 5/18। सिंप्लीफाई करिए और a का वैल्यू को निकाल दीजिए। तो 36 के बगल में ले गया मैं 10 गुणा 5/18 को, बराबर कितना हो गया? 2a। 18 से काटूंगा कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 2 से काटूंगा 2 को, खत्म। तो a का वैल्यू कितना मिल गया? 50। देख लीजिए ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं 50 है। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है? यहां पे समझने वाली बात यह है कि दूरी क्या हो जाएगी? दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग, a प्लस ए हो जाएगी दूरी। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उस छात्र को 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटते हैं। यदि वह सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे कुल 125 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं? ठीक, आसान सा प्रश्न है। ये काम तो आप ऑलरेडी करते हैं, जब आप एग्जाम दे के आते हैं तो ये सब काम आप ऑलरेडी करते हैं। ठीक, फिर भी देख लीजिए कैसे बनेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटते हैं। 75 प्रश्नों के उत्तर देता है वो और उसे कुल 125 अंक मिलते हैं। तो बोला है कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो आप मान लीजिए 75 में उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? x प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए। तो गलत उत्तर कितने प्रश्नों के दिए? तो आप बोलेंगे सर 75 माइनस x। अगर 75 में से x प्रश्नों के उत्तर मैंने सही दिए हैं तो गलत कितने? 75 माइनस x। अब एक सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलता है, तो x सही उत्तर के लिए कितना नंबर मिलेगा? x इंटू 4। एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है, तो 75 माइनस एक्स के लिए कितना कटेगा? 75 माइनस एक्स इंटू 1। ये मिलेगा और ये कटेगा, दोनों का डिफरेंस कितना लिखूंगा मैं? तो उसे कितना नंबर मिल रहा है? 125 नंबर मिल रहा है। यहां से x निकाल दीजिए, सिंपल सा है। कितना आ जाएगा देखिए? 4x माइनस 75, बाहर माइनस तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा भाई। सिंप्लीफाई कीजिए, 4 और 1 कितना हो गया? 5। 125 और 75 कितना हो जाएगा? तो 125 और 75 हो जाएगा 200। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। मतलब 40 प्रश्नों के उत्तर उसने सही दिए हैं। आप चाहे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को तो ये इक्वेशन बनाना, तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखिए, आपको क्या बताना था? सही प्रश्नों के सही उत्तर। ऐसे कितने प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर दिए हैं? तो जैसे ऑप्शन ए उठाते, समझेंगे। अगर मान लीजिए आप ऑप्शन ए उठा रहे हैं, इसका मतलब 75 में से आप क्या मान के चल रहे हैं? 35 आपने सही उत्तर दिए हैं, तो बचे कितने? तो आप बोलेंगे 75 माइनस 35 मतलब कितना हो गया? 40 आपने गलत उत्तर दिया है। अगर ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, ऑप्शन ए को उठा रहे हैं, तो आपने बोला 35 प्रश्नों के उत्तर मैंने सही दिए हैं, तो गलत कितने हो गए? 40। 75 में से 35 सही, तो गलत कितने? 40। अब एक सही के लिए 4 नंबर, तो 35 के लिए कितना मिलेगा? देखिए, 4 पंचे 20, 4 तिरिका 12 और 2 14। एक गलत के लिए 1 अंक कटता है, तो 40 के लिए कितना कटेगा? 40। नंबर कितना मिलने वाला है? 100। लेकिन मिला कितना है? 125। मतलब ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी को उठाते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? 75 में से सही कितना दिया मैंने? 40। अगर सही 40 दिया तो गलत कितना दिया मैंने? तो आप बोलेंगे सर गलत हो गया 35। अब एक सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलता है, तो 40 के लिए कितना हो जाएगा? 160।
एक गलत उत्तर के लिए एक अंक कटता है तो 35 के लिए कितना कटेगा? 35 घटा दीजिए 160 में 35 को, कितना आ जाएगा? 125। ये देखो 125 अंक आपको मिले हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों तरीका आपके सामने है, आप जिससे चाहें उससे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको क्या करना है एक्चुअल में। यह प्रश्न जनरली व्यापम पूछता है, पीएससी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सीट मैंने लिया है ये पटवारी परीक्षा के हिसाब से ही लिया है, ध्यान रखेंगे। इसमें बोला है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी। तो दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है इसमें करनी अलग अलग लगा हुआ है, इसलिए दिक्कत हो रही है। करनी अगर सेम हो गया, जैसे मैं बोला करनी 2 मतलब वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 में बड़ा कौन है, तो सिंपल सी बात है वर्गमूल 3 बड़ा हो जाएगा। करनी अगर सेम है तो आप बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। जैसे मैं बोला ये देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप बता सकते हैं कौन बड़ा है। तो दिक्कत कौन कर रहा है? करनी दिक्कत कर रहा है। कैसे करनी को सेम करना है? देखिए यहां पे जो संख्याएं होंगी आप उसका एलसीएम लिखेंगे। कुछ नहीं है मतलब 2 होता है भाई, ध्यान रखना। 2, 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका तरीका बता रहा हूं। 2, 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। अब सब के करनी में 12 लिख देना ऐसा। ये देखिए सब में कितना लिख दिया? 12। जो एलसीएम आएगा उसको सब में लिख देना, 12 लिख दिया। अब क्या करना? 3 को लिखा। अब ये 2 को 12 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करूंगा? इस 2 को 12 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करूंगा? 6 का। उसी 6 को पावर में लगा देना। यहां देखिए 2 लिखा, 3 को 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, उसी 4 को पावर में लगा दूंगा। यहां 2 लिखा, इस 2 को 12 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, उसी 6 को पावर में लगाऊंगा। यहां 4 लिखा, इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, उसी 3 को लिख दिया। करनी सेम हो गया, बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। वापस से बता रहा हूं, यहां पे जो संख्याएं होंगी उसका एलसीएम लिखेंगे, सारे में उस एलसीएम को लिख दीजिए। अब इस 2 को 12 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, तो आपने क्या किया? पावर में 6 लिख दिया। इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, पावर में 4 लिख दिया। इस 2 को 12 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, पावर में 6 लिख दिया। इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, पावर में 3 आपने लिख दिया है। ठीक, अब तो बन जाएगा। 3 का पावर 6 कितना होगा भाई? कर सकते हैं ना? 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 243 गुणा 3 कितना आएगा? 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7। 2 का पावर 4 तो पता ही है मेरे को। ठीक, 2 का पावर 6 भी मेरे को पता ही है, और 4 का पावर 3 भी पता है। देख लीजिए सबसे छोटा कौन है? ये सबसे छोटा है। तो आप बता दीजिए सबसे छोटा कौन है? ये किसका वैल्यू था? इसका वैल्यू था। तो सबसे छोटा कौन है? ये हो जाएगा सबसे छोटा। सबसे आसान तरीका है। ये कहां से आया? तो इसका एक प्रोसीजर होता है, वहीं से ये रिजल्ट निकल के आता है। वो अभी नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक, वो क्लास करेंगे तो बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 125 की पावर में 2/3 गुणा 625 की पावर में -1/4 बराबर 5 की पावर में x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान पूछा है क्या होगा। तो आपको घातांक का एक नियम ध्यान रखना है, x की पावर m इक्वल टू x की पावर n। अगर ऐसा कुछ है तो m बराबर कितना हो जाता है? n। बराबर के दोनों साइड अगर आधार समान है तो घात क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? आधार को समान करो। आधार को समान करने का मतलब 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूं, इस पूरे की पावर 2/3। 625 को मैं कितना लिख सकता हूं? 5 की पावर 4, इस पूरे की पावर में -1/4 बराबर 5 की पावर में x। सिंप्लीफाई कर लो, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2/3 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई -1/4 में हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर -1 बराबर 5 की पावर x। देख लो कितना आ रहा है? 5 की पावर -1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/5 ऐसा लिख सकता हूं। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि x की पावर -m को मैं क्या लिखता हूं? 1/x की पावर m। तो इसको मैं क्या लिख दिया? 1/5 की पावर 1 बराबर 5 की पावर x। तो 5 से 5 कटेगा तो बचेगा कितना? 1 ही 5 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी।
देख लीजिए x की वैल्यू क्या आएगी, 1। समझ आ रहा है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आसान प्रश्न है, घातांक के कुछ बेसिक नियम यहां पे अप्लाई होंगे। आप देख सकते हैं पावर का पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, आधार समान तो घात हो जाएंगे बराबर। ये तो क्लियर हुआ होगा ना, 5 की पावर 2 और नीचे 5 की पावर 1 है, मतलब ऐसा कुछ है। ये देखिए तो 1 5 से 1 5 कैंसिल, बचेगा 5 की पावर 1। अब आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगी, बराबर। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अच्छा प्रश्न है ये, ठीक। इसकी वैल्यू पूछा है, क्या बोल रहा है देखिए, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 7 माइनस 2 वर्गमूल 10। ठीक, दिक्कत क्या कर रहा है, दिक्कत यहां पे करेगा ये, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। जब कभी भी ऐसा फॉर्मेट आपको दिखाई दे, ठीक, इस पे अलग से काम करेंगे। ये देखिए इस पे अलग से काम करना है, पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब समझेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बात समझिए, जब कभी भी ऐसा फॉर्मेट आपको दिखाई दे तो ये मान लेना कि अंदर में मेरे को या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा कुछ भी फॉर्मेट आपको दिखाई दे तो ये मान के चलना अंदर में या तो मैं ये बनाऊंगा या तो मैं ये बनाऊंगा। अगर प्लस है यहां पे तो प्लस वाला बनाना, अगर माइनस है तो माइनस वाला बनाना। और सबसे पहले क्या बनाएंगे, 2ab। उसमें भी एक बात समझो, a और b हमेशा किसमें होगा, वर्गमूल में होगा। चलिए काम करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या बताया, इन दोनों में से कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। बीच में माइनस है मतलब माइनस वाला ही बनाना पड़ेगा, माइनस वाला। उसमें भी सबसे पहले क्या बनाएंगे, 2ab। तो आप देख पा रहे हैं 2 तो आपके पास ऑलरेडी है, a और b चाहिए, तो a और b कैसे बनाऊंगा, तो इसको मैं वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 लिख सकता हूं। a और b वर्गमूल में ही होगा तो a और b वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 हो जाएगा। आप खुद सोचो, 5 और 2 को जोड़ने पे 7 भी आता है, ऐसा लिंक कर लेना। अब देखो क्या करता हूं, 7 को मैं क्या लिखूंगा, 5 प्लस 2 लिख सकता हूं ना। 7 को 5 प्लस 2 बहुत अच्छी तरीके से लिख सकता हूं। अब 5 को मैं क्या लिखूंगा, वर्गमूल 5 का स्क्वायर, और 2 को मैं क्या लिखूंगा, वर्गमूल 2 का स्क्वायर, माइनस 2 वर्गमूल 5 वर्गमूल 2। बन गया, तैयार हो गया बनके। 5 को मैं वर्गमूल 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं और 2 को मैं वर्गमूल 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए वर्ग और वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा क्या, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिला, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। वैल्यू को पुट कर दो इसके प्लेस पे, तो इसके प्लेस पे वैल्यू को पुट कर दो, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, ये दोनों कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 5, ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसा फॉर्मेट अगर कभी भी आपको दिखाई दे वर्गमूल वाले चैप्टर में कि वर्गमूल लगा है अंदर में एक और वर्गमूल है इस प्रकार का, तो कंफर्म है या तो ये फॉर्मेट अंदर में तैयार करना है या तो ये फॉर्मेट अंदर में तैयार करना है। अगर माइनस है तो ये फॉर्मेट तैयार करो, अगर प्लस है तो ये फॉर्मेट तैयार करो, और उसमें भी सबसे पहले क्या तैयार करना, 2ab। और एक और बात बता रहा हूं, a और b हमेशा किसमें होगा, वर्गमूल में। जैसे मैंने क्या किया देखो, वर्गमूल 10 को क्या लिख दिया, वर्गमूल 5 वर्गमूल 2, 2ab बन चुका है मेरा। अब इधर पे 7 को मैंने क्या लिखा, 5 प्लस 2, और 5 को वर्गमूल 5 का स्क्वायर और 2 को वर्गमूल 2 का स्क्वायर, बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वर्ग और वर्गमूल खत्म, सिंप्लीफाई होके ये क्या मिल गया आपको, इतना मिल गया। ये दोनों कैंसिल, बचा कितना, वर्गमूल 5। तो ध्यान ये रखना है, अगर आपको ये पता है कि इनमें से कुछ ना कुछ बनाना है मेरे को, तो बन जाएगा। अगर यही नहीं पता है तो ये प्रश्न सॉल्व होगा ही नहीं फिर। तो आप इसको ध्यान रखो कि ये बनाना है कैसे भी करके, और ए बी हमेशा वर्गमूल के फॉर्म में बनेगा, हमेशा बनेगा। ऐसा कोई प्रश्न होगा ही नहीं जिसमें ए बी वर्गमूल के फॉर्म में ना बने। ठीक, तो यहां तक कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या बोला है, यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है तो इसका वैल्यू पूछा है। ठीक, थोड़ा सा
सोचना पड़ेगा क्या करना है इसमें। x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया है और यहां पे आपसे पूछ क्या रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू पूछा है। सोचो कैसे लाया जाए x प्लस 1/x, कैसे लाया जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे मैं x प्लस 1/x ला सकता हूं। तो देखो एक तरीका यह है क्या, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं ऊपर वाले को, ये देखो सभी को अगर मैं x से डिवाइड कर देता हूं, ये देखो कर सकता हूं। ऐसा करा तो नीचे भी करना पड़ेगा मेरे को, ध्यान रखिएगा, केवल ऊपर नहीं कर सकते, नीचे भी डिवाइड कर दिया, ये तो कर सकता हूं मैं। ऊपर नीचे x से क्या कर दिया हूं, भाग दे दिया हूं। अब देखो x और x हो गया कैंसिल, x और x हो गया कैंसिल, क्या बचा यहां पे 3x माइनस 4 प्लस 3/x। नीचे कितना बचेगा देखिए, x और x कैंसिल हो गया तो x माइनस 1 प्लस 1/x ये बचेगा। देखिए कहीं ना कहीं मिल रहा है। चाहिए क्या आपको x प्लस 1/x। अब इन दोनों को देखो भाई, इन दोनों को 3 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा x प्लस 1/x माइनस का 4, और x प्लस 1/x को अगल बगल लिख दूंगा, क्या बचेगा माइनस का 1। ये देखो काम खत्म। दिमाग लगाना था कि ऊपर और नीचे x से भाग देना पड़ेगा मेरे को, तभी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मिलने वाला है। तो ऊपर नीचे मैंने x से भाग दे दिया। अब x प्लस 1/x का मान कितना दिया है, 3 दिया है, रख दीजिए 3 गुणा 3, ये देखिए 3 गुणा 3 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा ऐसा। तो 9 माइनस 4 बटा 2, 5/2। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में है 5/2। तो अच्छे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है x का पावर 3 प्लस y का पावर 6। ये आसान है, x का पावर 3 प्लस y का पावर 6, दूसरे ब्रैकेट में x का पावर 3 माइनस y का पावर 6, इसका वैल्यू पूछा क्या होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का पावर 3 का दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो x का पावर 3 का x का पावर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 6 हो जाएगा। 9 मत कर देना भाई। ठीक, x का पावर 3 का x का पावर 3 में गुणा करेंगे, क्या बनेगा x का पावर 3 प्लस 3, मतलब x का पावर क्या बनेगा 6 बनेगा। ध्यान रखना भाई, आधार समान है तो घात जुड़ते हैं अगर बीच में गुणा होगा। x का पावर 3 का y का पावर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3 y का पावर 6, दोनों अलग अलग चर राशियां हैं। अब y का पावर 6 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y का पावर 6 का प्लस y का पावर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x का पावर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा y का पावर 6 इंटू x का पावर 3। अब ये माइनस है, y का पावर 6 का y का पावर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा y का पावर 12 बनेगा। ये दोनों हो गया कैंसिल, बचा कितना x का पावर 6 माइनस y का पावर 12। देख लीजिए x का पावर 6 माइनस y का पावर 12 व्यापम में पूछा हुआ प्रश्न है। कंफ्यूज क्या होते बच्चे कि x का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 3 मल्टीप्लाई करने पे x का पावर 9 बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मौस तथा लस क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ऐसे प्रश्न आपको पहले भी करा चुका हूं। व्युत्क्रमों का योग, जैसे a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a, b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा। तो यहां पे बोला क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है, तो मान लिया दो संख्याएं 36, सॉरी दो संख्याएं a और b जिनका योग है 36। उसके बाद क्या बोला, उनका मौस और लस क्रमशः 3 और 105 है। तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के मौस और लस के गुणनफल के बराबर होता है। योग आपको दिया है दो संख्याओं का 36, रिजल्ट आपने पढ़ा होगा दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के मौस और लस के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, ये देखिए रिजल्ट, दो संख्याएं a और b हैं, तो a और b का जो गुणनफल होगा वो a और b के HCF और a और b के LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपको दिया है a प्लस बी बराबर 36, a इंटू बी बराबर क्या मिल जाएगा 3 इंटू 105। चाहिए क्या आपको
संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, मतलब 1/a धन 1/b आपको चाहिए। तो क्या करता हूं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देता हूं। ये देखिए, आपको पहले भी बता चुका हूं, सीधे आपको आंसर मिलने वाला है। ये देखिए, अब यहां पे क्या करेंगे आप, एक बार a के नीचे में ab को ले आइए और एक बार b के नीचे में ab को ले आइए। कट पिट करिए, कितना आएगा 12, तो 12/105 और कट हो जाएगा क्या, 3 चौको 12, 4/35। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो 1/b धन 1/a का वैल्यू क्या आएगा, 4/35 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, 4/35। जब कभी भी व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा है तो कंफर्म है कि एक आपको मिलेगा योग वाला इक्वेशन और एक आपको मिलेगा गुणनफल वाला इक्वेशन। तो योग वाले इक्वेशन को गुणनफल वाले से भाग दे देना, सीधे आपको मिल जाएगा व्युत्क्रमों का योग। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। ठीक, क्या बोल रहा है, देखिए, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब देखा जाए तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, देखते हैं। टोटल मान लो पूर्णांक है x का, टोटल पूर्णांक है x का, तो ये x का 20% लाता है, उसके बाद भी 30 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब सफलता प्राप्त करने के लिए इतने नंबर चाहिए। x का 20% लाया, उसके बाद भी 30 नंबर कम पड़ गए, मतलब 30 नंबर अगर होते उसके और तो वो पास हो जाता। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, दूसरा प्रतियोगी 32% अंक प्राप्त करता है, मतलब x का 32% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक मिलते हैं। मतलब इसके अंक में से 42 को घटा देंगे तो जस्ट पासिंग नंबर मिलेगा आपको। ये भी पासिंग नंबर है और ये भी क्या है, पासिंग नंबर। इसके नंबर 30 कम है पास होने से और इसके नंबर 42 ज्यादा हैं, तो यहां 30 जोड़ दिया, यहां 42 घटा दिया, ये दोनों क्या है, जस्ट पासिंग मार्क है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20x/100 में से 32x/100 को घटा दीजिए, बराबर माइनस का 42 माइनस का 30, कितना आएगा देखिए, घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 12x/100 माइनस का कितना 72, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 12 छंग 72, तो x का वैल्यू कितना आ गया 600। पूर्णांक मिल गया आपको 600 का। अब बोला क्या है, देखिए उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत पूछा है। ये 600 आपने क्या निकाला है, पूर्णांक निकाला है। अब देखिए 600 पूर्णांक निकाला है तो 600 का 20% कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 600 का 20% 120 प्लस 30, ये क्या है आपका पासिंग नंबर है। तो 600 में 150 क्या है, पासिंग नंबर, तो बता दो 150 600 का कितना परसेंट है, ऐसे ही तो निकालोगे आप। ये देखो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 25% आएगा आपका पासिंग नंबर, कर लोगे काम। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। धन का 50% दे दिया और 30% दे दिया। ध्यान रखिएगा, धन का मान लो धन है उसका x, तो x का 50% और x का 30%, मतलब x का 80% वो दे दिया है। ठीक, शेष राशि का 80% किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब एक बात समझो, x का 80% दे दिया तो बचा कितना, x का 20%, ये शेष राशि है। x का 80% अपने बच्चों को दे दिया तो बचा कितना, x का 20%। अब शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 बचे, अब इसका 80% दे दिया तो इसका कितना बचा 20%, और ये शेष राशि कितना दिया है आपको, 16,000 दिया है। बहुत आसान है। x का 80% अपने बच्चों को दिया तो x का 20% बचा, इसका 80% ट्रस्ट को दिया तो इसका 20% बचा है, और ये सेविंग्स कितना है 16,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से कितने बार 50 बार, 2 से कितने बार 25 बार, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16,000 इंटू 25। सिंप्लीफाई कर लो, 25 छिका 150, 25 से कम 25 और 15 कितना 40।
क्या आ रहा है देखिए, 4 लाख आ रहा है ना। ऑप्शन में देख लीजिए 4 लाख कहां पे है। आसान प्रश्न है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ही ऐसे प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे आप। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए हैं, समझेंगे। क्या बोल रहा है देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। मान लो चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60%, मान लो कुल वोट कितने हैं x, तो x का 60% मिला है किसको, मान लो a को, तो b को कितना मिलेगा, x का 40%। सिंपल सी बात है। 2 लोग हैं, अगर मेरे को x का 60% मिला है तो आपको क्या मिलेगा, x का 40%। 14,000 वोटों से a चुनाव जीत गया है, मतलब a का मत जो है वो b से कितना ज्यादा है, 14,000 ज्यादा है। यही तो मतलब होगा। अगर मैं आपसे 2 मतों से चुनाव जीत जाऊं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे मत आपसे कितने ज्यादा हैं, 2। आप 10 मत प्राप्त किए हो तो मैं 12 मत प्राप्त करूंगा, आप 15 मत प्राप्त किए हो तो मैं 17 मत प्राप्त करूंगा। मतलब दोनों के मतों का डिफरेंस कितना है, 2। चुनाव 14,000 वोटों से जीतना मतलब दोनों के मतों का अंतर 14,000 है। अब a को कितना मत मिला है, 60x/100, और b को कितना, 40x/100, बराबर कितना, 14,000। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 20x/100 बराबर 14,000। तो 20 पंचे 100, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा देखिए, 14 पंचे 70, 70,000 मत चुनाव में पड़े थे। प्रश्न क्या बोला है, ये देखिए, जीतने वाले को कितना मिला है, तो 70,000 का 60%। निकाल दीजिए, 70,000 का 60% कितना आ जाएगा, 7×42, 42,000 मिला है जीतने वाले को। एकदम कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, इसमें कुछ भी आपको ट्रिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसी प्रकार क्लासेस जो ली जाएंगी उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। जो प्रश्न आपको प्रैक्टिस शीट में मिलेगा उसके आसपास जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक। उसके आसपास जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको बताए जाएंगे, सारे प्रश्न आपको सॉल्व कराए जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट मतलब उस प्रश्न के आसपास जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब सीखेंगे आप। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी 7 काम करना आरंभ करते हैं लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक। समझते हैं क्या बोल रहा है। ए जो है एक काम को 24 दिन में करता है, ए एक काम को 24 दिन में करता है। बी उसी काम को देखा जाए तो कितने दिन में करता है, 9 दिन में। जबकि सी जो है उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो यहां से आप बोल सकते हैं ए का 1 दिन का काम कितना होगा, ए का 1 दिन का काम कितना होगा, मतलब ए 1 दिन में कितना काम करता है, 1/24। अगर बात करूं बी के 1 दिन के काम की, तो बी जो है 1 दिन में कितना काम करता है, 1/9 काम, और सी 1 दिन में कितना काम करता है, 1/12 काम करता है। बता सकते हैं एक काम को 24 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम, 1/24। बी 1 दिन में कितना काम, 1/9, सी 1 दिन में कितना काम, 1/12। अब बोल क्या रहा है, बी और सी मिलकर काम करना आरंभ करते हैं। ये देखिए बी और सी मिलकर काम करना आरंभ करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। मान लो यहां पे काम का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये काम का एंड पॉइंट है। काम को स्टार्ट कौन किए, बी और सी। 3 दिन तक काम किए, 3 दिन के बाद काम छोड़ दिए। बचे काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो मैं मान लिया बचे काम को ए x दिन में पूरा करेगा। समझ आ रहा है। काम को स्टार्ट कौन किया, ये काम का स्टार्टिंग पॉइंट है। बी और सी काम को स्टार्ट किए, 3 दिन तक काम किए, मान लो इतना काम किए 3 दिन में। ये देखो 3 दिन के बाद दोनों काम छोड़ दिए। अब बचे काम को ए करेगा कितने दिन में, x दिन में। तो यहां से आप देख पा रहे हो बी जो है टोटल कितना दिन काम किया है, 3 दिन। सी टोटल कितना दिन काम किया है, 3 दिन। और ए टोटल कितना दिन काम किया है, x दिन काम किया है। अब ए 1 दिन में कितना काम करता है, 1/24, तो x दिन में कितना करेगा, x/24। बी 1 दिन में कितना काम करता है, 1/9, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3/9। सी 1 दिन में कितना काम करता है, 1/12, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3/12। ए का काम, ये बी का काम, ये सी का काम।
सबको जोड़ेंगे तो एक काम खत्म हो जाएगा। काम तो एक ही है, सिंप्लीफाई कर लो। 3 से काटो 3, 3 से काटो 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो 24, 3 और 4 कैल्शियम क्या आएगा 24, ये हो गया x, ये हो गया 8, ये हो गया 6 बराबर 1। तो x प्लस 14 बराबर 24, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 माइनस 14, x का वैल्यू आ जाएगा 10। तो बचे काम को 10 दिन में खत्म कर देगा A। करना क्या है, आपको देखना है A उस लाइन डायग्राम में कितने दिन काम कर रहा है, x दिन। एक दिन में करता है 1/24, तो x दिन में कितना करेगा x/24। B इस लाइन डायग्राम में 3 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 1/9, तो 3 दिन में 3/9। C इस लाइन डायग्राम में 3 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 1/12, तो 3 दिन में 3/12। ये पूरा योग कितना होगा 1 होगा। ये A का काम, ये B का काम, ये C का काम, एक काम खत्म। X की वैल्यू निकाल लेना। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और इन्हें 25 रुपए में 9 संतरे की दर से बेच दिया गया, तो कितना लाभ होगा। आसान है, बता सकते हैं। 25 रुपए में 10 संतरे खरीदे गए, मतलब 10 संतरों का क्रय मूल्य आपको दिया गया है कितना 25 रुपया, यही मतलब होगा। और 25 रुपए में 9 संतरे बेच दिए गए, तो 9 संतरों का विक्रय मूल्य 25 रुपया। 9 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है 25 रुपया। 9 संतरों का विक्रय मूल्य 25 रुपया है और 10 संतरों का क्रय मूल्य कितना है 25 रुपया। आपको बोल क्या रहा है, देखिए 25 रुपए में 10 संतरे खरीदे गए और 25 रुपए में 9 संतरे बेच दिए गए। अब देखिए लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत निकालने के लिए एक कॉमन बात क्या होती है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। सेम क्वांटिटी का ही आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लेंगे। जैसे यहां पे आप इसको क्रय मूल्य और इसको विक्रय मूल्य नहीं बोल सकते। देखा जाए तो क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 25, ना लाभ होगा ना हानि, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्वांटिटी चेंज हो गया। 10 का क्रय मूल्य है और 9 का विक्रय मूल्य है। तो लाभ हानि के चैप्टर में आपको ध्यान ये रखना है, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। सेम क्वांटिटी का ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको निकालना है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, मान लीजिए मैं 2 किलो चावल खरीद के लाया, तो 2 किलो चावल में 10 रुपया का खरीद के लाया और 1 किलो चावल मान लीजिए मैं बेच दिया 8 रुपया का। 1 किलो चावल में 8 रुपया का बेच दिया हूं। 2 किलो चावल 10 रुपया का खरीद के लाया, 1 किलो चावल 8 रुपया का बेच दिया। अब आप इसको बोलेंगे सर ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 8, हानि हो रहा है 2 रुपया का, तो ये गलत है। क्योंकि ये 2 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य है और ये 1 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य है। तो देखा जाए तो यहां फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्यों, क्योंकि 2 किलोग्राम चावल अगर आप 10 रुपया में खरीदे हो तो 1 किलोग्राम चावल कितना में खरीदोगे 5 रुपया में, तो 5 रुपया का खरीदे और 8 रुपया में बेचे हैं। तो क्वांटिटी अगर सेम नहीं है तो आपको क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा। बिना क्वांटिटी सेम किए आप सीपी और एसपी नहीं बोलेंगे। क्वांटिटी सेम हुआ मतलब काम खत्म। तो यहां पे 10 संतरों का क्रय मूल्य है और 9 संतरों का विक्रय मूल्य, तो क्वांटिटी को आप सेम कर लीजिए। क्वांटिटी को सेम कैसे करेंगे, देखिए 10 संतरों का क्रय मूल्य दिया है 25, तो आप एक संतरे का क्रय मूल्य बता सकते हैं कितना हो जाएगा 25/10 रुपया। उसी प्रकार एक संतरे का विक्रय मूल्य बता दीजिए। एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25/9 रुपया। इस क्वांटिटी को लेके आप चाहें तो बना सकते हैं, आंसर आपका सही आ जाएगा। इसको बोलो क्रय मूल्य, इसको बोलो विक्रय मूल्य। चाहो तो कट कर दो, ये देखो 5 दूनी 10, 5 पचे 25। समझ आ रहा है, कट कर दिया मैंने, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो फ्रैक्शन में हो गया, बहुत दिक्कत होगा यार। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य फ्रैक्शन में हो गया, दिक्कत होगा। तो फ्रैक्शन से हटा दो। कैसे हटाओगे, 2 और 9 का अपने मन में सोचो एलसीएम। तो 2 और 9 का एलसीएम कितना होगा 18, तो यहां लिख दो 18 संतरे का क्रय मूल्य। 18 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5/2 × 18 कितना हो गया 45 रुपया। देख पा रहे हैं कितना हो गया 45 रुपया। उसी प्रकार 18 संतरे का विक्रय मूल्य, 18 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25/9 × 18 कितना हो गया देखिए 50 रुपया। अब तो बन जाएगा। क्वांटिटी भी सेम है और फ्रैक्शन में भी डेटा नहीं है। कर क्या रहे थे आप,
इस संख्या से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या खोज रहे थे, जो कि एलसीएम होता है। ठीक, अब आप बोलो सीपी 45, एसपी 50, तो लाभ का प्रतिशत बता सकते हैं, कुल लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, कितना आ जाएगा 100/9%। इसी को 11 सही 1/9% बोल सकते हैं। देख लीजिए 11 सही 1/9%। क्वांटिटी सेम करना है, यही आपका पर्पस होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दिए गए चित्र में ओईडी और ओबीए एक वृत्त के त्रिज्या खंड हैं। देख सकते हैं ओएबी क्या है, ओईडी, ये देखिए ओईडी मतलब ये बाहर वाला जो है, और ओबीए ये जो अंदर वाला है, ये क्या है, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये इसका सेंटर है, ये देखिए थीटा एंगल से मैं क्या किया, एक त्रिज्या खंड काट लिया। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, त्रिज्या खंड बोल रहा हूं। ये देखिए इसको मैं क्या बोलूंगा, आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोल दूंगा। ये जो पूरा मैं शेडेड कर रहा हूं, ये क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। थीटा डिग्री में एक त्रिज्या खंड काटा, ये जो मैं शेडेड किया हूं इसको मैं निकाल दूंगा, तो ये क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मान लो थीटा डिग्री का आपने त्रिज्या खंड काटा है, ये कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का। थीटा डिग्री का आपने त्रिज्या खंड काटा है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बहुत आसान है। 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360। तो थीटा डिग्री के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। ये आपका फॉर्मूला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का। बना सकते हैं आप भाई, याद करने की तो आवश्यकता ही नहीं है आपको, आप बना सकते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कैसे बनाए, आपने बोला पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वो 360 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360, तो थीटा डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा। अब देखो वापस आ जाओ, यहां पे बोल क्या रहा है, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल। समझेंगे, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, ये आपसे पूछा है क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल। ये देखिए छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल। तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से अगर आप ये वाला क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए बड़े वाले के लिए आर कितना है 4, तो पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 45 डिवाइड बाई कितना 360। ये देखिए पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा। छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर, आर दिया है ना, सीधे पुट कर रहा हूं, आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, थीटा 45 है बटा 360। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, देखिए कट हो जाएगा क्या 45 से, कट करिए 5 9 45, 5 7 35, 5 दूनी 10, 9 8 72, मतलब 8 बार में ये जाएगा। अब ये कितना हो गया, देखिए पाई इंटू 16 बटा 8, इधर कितना पाई इंटू 9 बटा 8, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 2 पाई माइनस 9 पाई बाई 8, तो 16 पाई माइनस 9 पाई बाई 8 कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 8। तो आंसर देख लीजिए किसमें दिया हुआ है, आंसर आपको पाई में नहीं दिया है तो पाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। 22 बटा 7 पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 22 बटा 8, कट करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 11 बटा 4। ठीक, क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, बन जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360, थीटा डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा। तो बड़े वाले त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी है 4, छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है 3, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल। ठीक, अगला देखिए, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई
क्रमशः 15 और 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? बात कर रहा है समलंब चतुर्भुज की। ऐसा कुछ होता है समलंब चतुर्भुज। ये देखिए, ये ए है, मान लीजिए ये बी है, तो दो भुजाएं समानांतर होती हैं और दो भुजाएं प्रतिच्छेदी होती है। क्या बोल रहा हूं? दो भुजाएं समानांतर होती हैं और दो भुजाएं प्रतिच्छेदी होती है। ये ऊंचाई होती है। ये देखिए, इसको बोल रहा हूं ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, तो 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको दिया 175, लिख दिया 175। समानांतर भुजाओं की लंबाई 15 है और 20 है, तो यहां लिख दिया 15 + 20। h मेरे को चाहिए। आसान है ये तो। 175 का 2 में गुणा कर दीजिए, 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35। ये हो गया। 35 पचे होता है 175, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो आसान है ये, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 175 है, ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 20, एच आपको निकालना था। 15 और 10 होता है 35, 35 से भाग दिया, 35 बचे 175, एच का वैल्यू कितना मिल गया? 10 सेंटीमीटर। डेटा किसमें है? सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर किसमें आएगा? सेंटीमीटर में। तो अच्छा प्रश्न है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 8.75 मिलीमीटर मोटाई वाली बीयरिंग को तैयार करने के लिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक स्टील सिलेंडर को पिघलाया जाता है, तो इस प्रकार की कितनी बीयरिंग तैयार की जा सकती है? इसको आप लोग करेंगे खुद से, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा। एक सिलेंडर को पिघलाना है और एक बीयरिंग बनाना है। देखिए, एक सिलेंडर को पिघला के एक बीयरिंग बनाना है, मतलब कितनी बीयरिंग बना सकते हैं ये पूछ रहा है। ऐसा कुछ होता है बीयरिंग। अगर आप देखेंगे तो 3D आकृति है, आपको यहां पे पूरा क्लियर नहीं हो रहा होगा। ठीक, अगर मैं बता सकूं, ये देखिए ऐसा होता है बीयरिंग। ये देखिए, ये होता है इसका आंतरिक त्रिज्या। ये देखिए, ये होता है इसका आंतरिक त्रिज्या, इसको बोल दिया R1। ये होता है इसका बाह्य त्रिज्या, इसको बोल दिया R2। और ये होता है इसका मोटाई, ये होता है इसका मोटाई। ठीक, इसका जो आयतन होता है ये क्या आ जाएगा? 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 का क्यूब। ठीक, बन जाएगा, ट्राई करिएगा। ये होता है आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 का क्यूब। मोटाई भी होता है, ये देखिए ये मोटाई होता है। आंतरिक त्रिज्या R1, बाह्य त्रिज्या R2। क्या क्या दिया है आपको डेटा? अगर देखा जाए तो डेटा क्या क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8.75 मिलीमीटर मोटाई वाली बीयरिंग। ये देखिए, ये त्रिज्या आपको दिया है 1 सेंटीमीटर और ये मोटाई आपको दिया है 8.75। तो आप R1 का वैल्यू भी बता सकते हैं। एक में से 8.75 को माइनस करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो डेटा है सेंटीमीटर में है और ये जो डेटा है मिलीमीटर में है। थोड़ा सा यहां पे होगा कैलकुलेशन। तो एक सिलेंडर को पिघला के ऐसी कितनी बीयरिंग बना सकते हैं? तो आपको बताया हूं, सिलेंडर का आयतन बराबर n इंटू एक बीयरिंग का आयतन। ऐसा करेंगे। ठीक, और बीयरिंग के बारे में अगर मन में डाउट होगा कैसा दिखाई देता है तो आपको बता दिया हो। R1 R2 निकालिए, आयतन मिल जाएगा। सिलेंडर का आयतन देख लीजिए, दोनों को बराबर करिए, आपसे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कितनी बीयरिंग बनाई जा सकती हैं? तो क्या बोलेंगे? n इंटू एक बीयरिंग का आयतन। ट्राई करिएगा। ठीक, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक लंब वृत्तीय बेलन आंशिक रूप से पानी से भरा है। एक लंब वृत्तीय बेलन आंशिक रूप से पानी से भरा है। लोहे की 2 गोलक बॉल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, जिससे बेलन में पानी की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यदि एक गोलक बाल की त्रिज्या दूसरी की आधी हो और बेलन का व्यास 18 सेंटीमीटर हो, तो गोलकों की त्रिज्या बताइए क्या है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, बोल क्या रहा है? एक लंबवृत्तीय बेलन है,
जो आंशिक रूप से पानी से भरा है, मतलब ये आंशिक रूप से पानी से भरा है, ये देखिए यहां तक मान लीजिए पानी से भरा है। इसमें जैसे ही आपने 2 गोलक डाला, पानी जो है वो कितने ऊंचाई तक ऊपर आ गया, तो बोल रहा है 4 सेंटीमीटर बढ़ गया। ये देखिए मतलब इतना बढ़ गया, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, 4 सेंटीमीटर बोल रहा हूं। यही मतलब हुआ, जैसे ही मैंने इसमें 2 गोलक डाले, पानी का लेवल 4 सेंटीमीटर बढ़ गया। इसका मतलब क्या होगा, उन 2 गोलकों का जो आयतन होगा वो इस 4 सेंटीमीटर बेलन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि जितना स्थान वो लिए होंगे उतना ही पानी ऊपर आया होगा। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, जितना स्थान वो गोलक लिए होंगे उतना ही पानी ऊपर आया होगा। इसका मतलब उन 2 गोलकों का जो आयतन होगा वो इस 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, केवल इतने की बात कर रहा हूं, इतने आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। बराबर करते हैं, देखिए अब एक छोटा गोलक है, एक बड़ा है, तो पहले वाले को मान लीजिए मैं R1 बोल दिया, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, पाई R²H। ये किसका है, बेलन का है। कितने हाइट तक, तो बेलन का हाइट कितना, 4 सेंटीमीटर तक। अब क्या क्या डेटा दिया है देखिए, आपको क्या क्या बोला है, एक गोलक बॉल की त्रिज्या दूसरी की आधी है, ऐसा बोल सकते हैं। एक गोलक बॉल की त्रिज्या जो है वो दूसरी की आधी है, ऐसा कुछ दिया है। R1 जो है वो R2 का क्या है, आधा है, मतलब यहां से आप बोल सकते हैं R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2R1। तो R2 का वैल्यू कितना पुट कर दीजिए, 2R1 पुट कर दीजिए। ये देखिए R2 का वैल्यू कितना पुट कर दिया, 2R1 पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करिए, क्या क्या दिया है आगे आपको बेलन के बारे में, तो बेलन का आपको देख लीजिए क्या दिया है, व्यास 18 है तो त्रिज्या हो जाएगा 9, व्यास 18 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 9, और ऊंचाई कितना लेंगे, केवल 4 लेंगे। तो पाई को पहले तो काट दो, यहां से कितना आ जाएगा, देखिए 4R1 क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32 R1 क्यूब बटा 3। इधर पे कितना आएगा, देखिए 9 9 81 इंटू 4, सिंप्लीफाई करके R निकाल लो। 32 और 4 कितना हो गया, 36 R1 क्यूब बटा 3 बराबर 81 इंटू 4। 3 से काटा कितना आया, 12। तो यहां से R1 क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 इंटू 4 बटा 12। ये देखिए 3 दूनी 6, 3 7 21, तो R1 क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, 27। तो R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। R1 का वैल्यू 3 आया तो बता दीजिए R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। पूछा क्या है, ये देखिए 6 और 3, ठीक 6 और 3, ये देखिए त्रिज्या पूछा है 6 और 3। अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई 2 गोलक डालेंगे जितना पानी ऊपर आएगा, ठीक। जैसे यहां पे 4 सेंटीमीटर पानी ऊपर आया है, मतलब इतना आयतन जो होगा, ये जो आयतन होगा वो उन 2 गोलकों के आयतन के बराबर होगा, उन 2 गोलकों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो ये पहले वाले गोलक का आयतन, ये दूसरे वाले गोलक का आयतन, और ये 4 सेंटीमीटर ये वाले हाइट के बेलन का आयतन। R1 R2 में आपको रिलेशन दे दिया है, ये देखिए पाई तो काट दो, व्यास दिया 18, त्रिज्या हो जाएगा 9, ऊंचाई कितना लेंगे 4, सिंप्लीफाई करेंगे R1 R2 निकल जाएगा। तो आज के लिए 21 प्रश्न ही रखते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे तो टाइम ज्यादा लग गया, पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। जैसे यही प्रश्न आप ले लीजिए तो कॉन्सेप्ट को समझाने में थोड़ा सा टाइम यहां पे लग रहा था, और मैं चाह रहा था उस प्रश्न के आगे पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप सीखें। अगर मैं केवल आंसर लिखूंगा क्वेश्चंस का फटाफट कि ऐसा ऐसा सॉल्व हो जाएगा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आधे घंटा में 30 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा था कि उसके आसपास के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। तो समय की थोड़ी पाबंदी है, तो बचे हुए 9 प्रश्न आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो वापस से एक बार बैच के बारे में आपको बताना चाहूंगा। 21 मार्च से बैच स्टार्ट होगा, समय होगा 6:30 से 8:30 बजे तक का। आप जो नंबर्स दिए गए थे उनमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।